Jai Hind future officers. I am Akshay Maurya. So I welcome you all or Indo Defense Academy YouTube channel. So as we are going on a marathon series which are made much easier to you, क्योंकि हम नहीं चाहते आपको 6-4 घंटे की इकट्ठी एशियन हिस्ट्री की मैराथन सीरीज दे दे, तो हमने उसे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 3 पार्ट्स में एशियन हिस्ट्री आपको मिलने वाली है। जैसे कि इसके पहले वाला जो लेक्चर है वो हम रिकॉर्ड आप देख चुके होंगे अभी तक, जो कि आप बताना आपको कैसा लग रहा है, जो कि है प्री हिस्ट्री से ऋग्वेद तक। आज का जो लेक्चर होगा ऋग्वेद से स्टार्ट होगा और ऋग्वेद से हम मैक्सिमम मौर्यन तक कोशिश करेंगे आज उसे खत्म करें, फिर मौर्यन से हर्षवर्धन, जिससे आपकी 3 मिनिमम 40 to 45 या 50 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम फैक्ट रिवाइज हो जाए एशियंट हिस्ट्री के। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर और फोकस रहे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। तो जैसे कि हमने डिसाइड पढ़ ही लिया था इस पीपीटी में से, तो हम इसमें से सीधा हमारा आयरन एज खोलेंगे। आयरन एज में हम देखते हैं, आज देखना है हमें बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक का बीच में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लो। 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में, इसमें एक 1000 बीसी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है, लोहे की खोज। अब लोहे की खोज से क्या होता है कि जो आर्यंस सप्त सिंधु वाले जोन में रह रहे थे, ये अपना ये हो गया पेनिनसुला, ये हिंदो कुश वाला रीजन और ये हिमालय, जो इस रीजन में रह रहे थे वो अब उनने क्या किया, इससे लोहे के मिलने से ये जो गंगा यमुना का द्वाब है ना, इसके जंगल काटना शुरू करे और अब वो माइग्रेट करेंगे इस ओर, जिससे हम देखेंगे लेटर वैदिक में बहुत सारे बदलाव। ये मेन लाइन है। इनिशियल ऋग्वेद में वो इधर रह रहा है, अब इधर। अब जब वो माइग्रेट करेंगे, यहाँ फर्टाइल लैंड है, गंगा यमुना द्वाब है, तो एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट होगा, चीजें बदलेगी। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखिएगा और यहीं से पकड़िएगा कि वो यहाँ से लोहा की मदद से जंगल स्पीड में साफ करते करते डीप पेनिट्रेट करे है हमारे गंगा यमुना द्वाब में। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक का है, 1000 बीसी का है ना, ये तो आपको क्लियर हो गई चीजें। अब यहां से और क्या चीजें क्लियर की जा सकती है इजीली, और क्या चीजें क्लियर की जा सकती है ये सोचे। तो ऋग्वेदिक पीरियड, आयरन वेपन, आयरन वेपन यूज हो रहा है इसमें, पहला फैक्ट। उसमें सिर्फ कॉपर वेपन है, इसमें क्या है आयरन वेपन से, और ये पीजीडब्ल्यू साइट के नाम से भी जाना जाता है, आयरन पीजीडब्ल्यू साइट्स, ध्यान रखना है ऋग्वेद पीरियड को, या पीजीडब्ल्यू आयरन फेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुरु, कैसे बड़े बड़े ये अब ये जनपद बनेंगे। ऋग्वेद में जन थे, अब ये जनपद बनेंगे। तो जो कुरु क्लैन है हमारे ऋग्वेद का, वो कुरु क्लैन कुरु क्लैन जो बनेगा वो बनेगा ऋग्वेद के भारतास और पुरु क्लैन के मर्ज होने से। ये चीज आप क्लियर रखना, ठीक है। अब एक बैटल ऑफ भारत हुई थी 1950 में, जो मेन थीम है हमारे 1950 के आसपास एक बैटल होती है, बैटल ऑफ भारत, जो मेन थीम है महाभारत की। ये तो क्लियर होगा। अब ऋग्वेद में क्या है, हमें 3 डिवीजन देखने मिले। क्या देखने मिले? 3 डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या देखने मिला? 3 डिवीजन ऑफ इंडिया। पहला डिवीजन जो था नॉर्थ इंडिया के लिए था, जिसे हमने क्या बोला? आर्यव्रत बोला। नॉर्थ इंडिया को हमने क्या बोला? आर्यव्रत बोला, आर्यव्रत, ठीक है। अब आ जाओ, नॉर्थ इंडिया हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम आएंगे सेंट्रल इंडिया पे। सेंट्रल इंडिया को क्या बोला गया है? आप सभी को हमने पढ़ाया है, तो वो आपको पता है, मध्य देशा। क्या है? मध्य देशा, ठीक है। और आ जाओ साउथ इंडिया को। साउथ इंडिया को क्या बोला गया? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दक्षिण पाटा। क्या बोला गया है? दक्षिण पाटा, ठीक है। ये 3 डिवीजन हमें देखने मिलते हैं इंडिया के, ये आप ध्यान रखिएगा। ये पूछ लिया जा सकता है आपके एनडीए वनडे एग्जामिनेशन में कि सेंट्रल इंडिया का लेटर वैदिक में क्या डिवाइडेशन है, तो मध्य दिशा के नाम से जाना गया। तो अब थोड़ा सा इसको और अपन और अच्छा और इजी करते हैं। तो इसमें हम कर लेंगे क्या? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले कैसी थी, अब कैसी है। आप दोनों फैक्ट सामने लिख लेना, रिवीजन हो जाएगा। जिनने पूरे लेक्चर कंटिन्यूअस देखे हैं, है ना, वो समझ रहे होंगे कि अब क्या इंपॉर्टेंस है
कॉन्सेप्ट का। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, लार्ज किंगडम बने, जन से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन कहां से हुआ, जन से जनपद की ओर हुआ। ये चीज आपको क्लियर हो गई, जन से जनपद की ओर हुआ। अब आ जाओ कहां पे, जो वहां पॉपुलर असेंबली थी हमारे ऋग्वेद की, जैसे विधत, आपने सुना होगा विधत, विधत कंप्लीटली डिसअपियर हो गई, डिसअपियर्ड हो गई किस टाइम में, लेटर वैदिक में। और सभा और समिति को चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया, इसका एंड में हम आपको एक छोटा सा कंक्लूजन भी दूंगा इस बार, ठीक है। ये हो गया। अब वुमेन वेर नॉट अलाउड टू सिट, पहले हम देख रहे थे सभा में वुमेन्स अलाउड थी, इधर क्या हो गया, वुमेन्स अलाउड नहीं है सभा में बैठने को। अब लेटर वैदिक में कुछ तो वजह होगा, इलेक्शन हो रहे हैं किंग के, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इलेक्शन वेयर हेल्ड, कहीं कहीं हेल्ड है, काय के, किंग के लिए। कहां से पता चला हमें ये चीज, ऋग्वेद में मेंशन है, इलेक्शन ऑफ किंग, मतलब इलेक्शन हो रहा है आज के जैसे, आज जैसे भारत में मोदी जी का इलेक्शन हो रहा है, वैसे उस समय भी चल रहे थे, हर जगह नहीं चल रहे थे। अब राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिचुअल्स, रिचुअल्स में क्या कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, याद रखिएगा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है। राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, ये सारी चीजें की जा रही है। और वाजपाया, वाजपाया सॉरी, वाजपाया सैक्रिफाइस रिचुअल किया जा रहा है। तो ये कुछ रिचुअल्स है जो राजा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ आप भी जानते हो रामायण से कनेक्टेड है, कि जहां तक वो घोड़ा दौड़ रहा है, अगर कोई आपका अपोज नहीं कर रहा है तो वो आपके अधीन है, आपकी टेरिटरी माना जाता है। तो इस प्रकार के यज्ञ राजा कर रहे हैं, ईजी था। आज की डेट में रॉ और आईबी है जो आपके दुश्मन का बता देती है, उस समय नहीं था, तो ये यज्ञ की तरफ, यज्ञ से मदद ली जाती थी कि भाई हमें हमारा एनिमी तो पता चले कि हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है, क्योंकि जिसने घोड़ा रोका वो हमारा एनिमी है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब कुछ टाइटल्स यूज कर रहे थे किंग, क्या यूज कर रहे थे, टाइटल। टाइटल क्या होता है, टाइटल अपना शक्ति प्रदर्शन होता है, आज भी ये है। जैसे कि राज विश्व जनन, एक राज विश्व जनन टाइटल था, ठीक है। और क्या टाइटल थे, अखिल भुवनपति, अखिल भुवनपति, एक ये टाइटल था। और क्या टाइटल हो गए, अपन को स्पीड में चलना है थोड़ा, तो स्पीड में चलेंगे। एक रथ या सम्राट, और क्या था टाइटल, एक रथ या सम्राट। ये कुछ टाइटल्स यूज कर रहे थे उस समय के किंग्स, जो अपने आप को पावरफुल शो कर रहे थे। अब जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चुका है ना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चुका है, तो राजा का भी डिपार्टमेंट बड़ा होगा। राजा के साथ कौन होगा, राजा को असिस्ट कौन कर रहा था, किंग को असिस्ट कौन कर रहा था। कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे गलत कर देते हैं कि राजा के साथ कौन कौन था। अब मुझे उम्मीद है वन लाइनर फैक्ट में आप ये गलत नहीं करोगे। पहली चीज, राजा के साथ कौन कौन था, रत्नीस थे, उन्हें क्या बोला जाता था, तो जो राजा के डिपार्टमेंट में रहते थे रत्नीस, हम क्या बोलते हैं, ज्वेल्स, जैसे नवरत्न टाइप के, ऐसा था, ठीक है। तो अक्षवापा, अक्षवापा कौन है, अक्षवापा कौन है, ये है अकाउंटेंट। याद रखना, ये क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, अकाउंटेंट है ये, ठीक है। भागदुग्गा, याद करिए, यूपीपीसीएस 2023, भागदुग्गा सीधा सीधा पूछा गया। भागदुग्गा क्या है, टैक्स कलेक्टर है, ठीक है। भागदुग्गा, अक्षवापा, ये कुछ डिपार्टमेंट से लोग हैं। सूता कौन है, ये इंपॉर्टेंट से, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, पर जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमें अभी वो पढ़नी है, चैरियोटर है, तो ध्यान रखिएगा। और कुछ अध्यक्ष भी हुआ करते थे। देखो अभी अध्यक्ष, ध्यान रखना, ये आगे आने वाले लेक्चर में काम आएंगे, क्योंकि अध्यक्ष की परिभाषा बदलती हुई दिखेगी हमें आगे आने वाले लेक्चर में। अध्यक्ष हुआ करते थे, ये अध्यक्ष क्या करते थे, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को संभालते थे, क्योंकि जस्टिस देने का काम किसका है, राजा का, पर इसको संभालता कौन था, ये अध्यक्ष संभाला करते थे राजा के साथ, ठीक है। अधिकृत, ठीक है, एक और ऑफिसर था। लोएस्ट रैंक ऑफिसर कौन है, मतलब लोएस्ट रैंक पूछ लिया जाता है कई बार ऋग्वेद में, लोएस्ट रैंक ऑफिसर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, अधिकृता। कौन है, अधिकृता, ध्यान रखना ये वर्ड,
अधिकृता, लोएस्ट रैंक ऑफिसर है, ठीक है, विलेज ऑफिसर है, और ये अधिकृता कौन है, एक चीज और, विलेज ऑफिसर है, ध्यान रख रहे हैं, विलेज ऑफिसर है अधिकृता, ठीक है। अब यहां से आ जाओ संघाकृति, संघाकृति जो है ये भी टैक्स कलेक्टर ऑफिसर है, ठीक है, इसको भूलना मत, संघाकृति को कौन है, ये टैक्स कलेक्टर ऑफिसर है, कौन है, टैक्स कलेक्टर ऑफिसर, ये भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ये शायद विलेज या प्रोविंस लेवल पे कलेक्ट कर रहा हो, और जो भाग दुग्गा वो सेंट्रल लेवल का टैक्स कलेक्टर ऑफिसर हो, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। टैक्स किस फॉर्म में लिया जा रहा था, अब देखो ऋग्वेद में हमने पढ़ा कोई टैक्स कलेक्शन नहीं था, अब यहाँ टैक्स आ गया, मतलब राजा ताकतवर हो गया, पहले राजा कमजोर था इसलिए सभा समिति उसे मैनिपुलेट कर रहे थे, अब राजा ताकतवर है, जैसे टैक्स लिया जा रहा है शुल्का और भागा में, या शुल्क में दे दो या भाग में दे दो। अब भाग और शुल्क आपको पता है ये तो हो गया रुपीज में, और ये हो गया उस हिस्सा, उस जितनी भी वो हुई है उसका हिस्सा, और कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम आगे, इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी बेसिकली काय पे डिपेंडेंट थी, तो हम उसकी बात कर ले जिससे आपको इजी हो जाए सारी चीजें। तो इकोनॉमी बेसिकली डिपेंडेंट हो चुकी थी। अब इकोनॉमिक कंडीशन, लेटर वैदिक की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे पढ़ा करो। लेटर वैदिक की इकोनॉमिक कंडीशन काय पे थी, प्रोमिनेंट क्या हो गया था, एग्रीकल्चर हो गया था, क्योंकि वो गंगा यमुना दोआब वाले जोन में जा चुके थे, और पेरिस्चुअल मतलब जानवरों पे निर्भरता सेकेंडरी हो चुकी थी। चीफ क्रॉप क्या थी, एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए, चीफ क्रॉप थी राइस, जिसे वीरी बोला जाता था, ये याद रखना नाम है वीरी, वीरी VIRHI वीरी नाम है, ठीक है। वीट भी उगाया जा रहा था, वीट, बार्ले, ये सारी चीजें उगाई जा रही थी, वीट, बार्ले, वीरी, राइस, है ना। यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। अब इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं उतरना, ठीक है। अब वीरी, वीट, अब इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से कनेक्ट करके एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको किस चीज की नॉलेज थी, मैन्योर की नॉलेज थी। मैन्योर मतलब खाद की नॉलेज थी। ऋग्वेद के लोगों को ये नॉलेज नहीं थी, मतलब अपग्रेडेशन हुआ है सोसाइटी में थोड़ा। अब आ जाओ आर्ट एंड क्राफ्ट में। आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट सीधी सिंपल बात है, एक दिमाग में रखना। स्पेशलाइज्ड पर्सन हुआ करते थे, स्पेशलाइज्ड पर्सन हुआ करते थे जो आर्ट एंड क्राफ्ट देखा करते थे सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को, जैसे स्मिथ्स हो गए। अब इसमें स्मिथ्स भी आ चुके हैं, ऋग्वेद में स्मिथ्स नहीं है क्योंकि वहां लोहा नहीं है, ध्यान रखना, आप गलती करते हो। और कॉपर, कॉपर का भी यूज हो रहा है, तो कॉपर, अब देखो कॉपर का यूज के लिए वो पूछेगा नहीं, पर कॉपर आ कहां से रहा है, कॉपर माइंस कौन सी है, ये पूछ सकता है आपसे नया क्वेश्चन। तो याद रखना, राजस्थान की खेतरी करके जो साइट है, खेतरी करके एक जगह है राजस्थान में, वहां से ये कॉपर लिया जा रहा था, ऐसा कई हिस्टोरियंस का मानना है, इसलिए ये हम मानते हैं। अब जैसे ही हम आर्ट एंड क्राफ्ट कंप्लीट करेंगे तो हमें बढ़ना होगा ट्रेड की ओर। अब भाई ट्रेड किससे हो रहा है, पहली चीज देखो कनेक्ट करो, ट्रेड किससे हो रहा है, इंटरनल ट्रेड भी है और एक्सटर्नल ट्रेड भी है। एक्सटर्नल ट्रेड भी है, आपस में भी कर रहे हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, बाहरी अंदर दोनों कर रहे हैं। अब ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड किस फॉर्म में हो रहा है, कुछ तो फॉर्म होगा, क्या बार्टर सिस्टम ही चल रहा है, ये चीज सोचने वाली है, इसका अपन आगे जवाब लेते। तो भैया इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, सी रूट की जानकारी है, देखो ट्रांसपोर्टेशन में सी रूट्स की भी जानकारी है। और ट्रेड किसके साथ हो रहा है, जैसे बेबीलोन जैसी कंट्रीज, मेसोपोटामिया जैसी कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एक इसी ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक मर्चेंटाइल क्लास होती है, मर्चेंटाइल क्लास वनिया, है ना। इस लेटर वैदिक में एक बनिया करके मर्चेंटाइल क्लास बनाई जाती है भारत में, ठीक है, जो कि बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स देखेगी, ट्रेड ही करेगी, ठीक है। और इन्हीं बनियों को आगे जाके हम जैन के नाम से जानेंगे। अब ये वैश्य कम्युनिटी, ये खुद को कायम में रखेगी वैश्य कम्युनिटी में, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स किया करेगी, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखो कितना सही सिस्टम आगे समझ में आएगा, आप देखना क्या सिस्टम जमा है पैसे फ्लो का। अब जैसे कि मैंने बोला था बनिया वैश्य होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब ट्रेड किस में किया जा रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है गोल्ड में समथल है, सोने में, सोने के सिक्के को क्या बोला जा रहा है, समथल, और सिल्वर के सिक्के को क्या बोला जा रहा है,
कृष्णल, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है। समतल और कृष्णल कहाँ मौजूद है? लेटर वैदिक पीरियड में मौजूद है। और लेटर वैदिक पीरियड में जब ये मौजूद है तो ध्यान रखना कि ये हमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब आ जाओ वर्ण सिस्टम पे, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम उस समय का, और जो कि सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड हुआ है। ऋग्वेद में हमने आर्य और दासा देखे जो कलर पे थे, ठीक है। अब आप कहोगे सर मैक्स मूलर थ्योरी वगैरह क्यों नहीं कराई? ये सब थ्योरी आपको बेसिकली एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होनी चाहिए। वन सिस्टम किस पे डिपेंड था? वन सिस्टम में क्या आ गया था? पहली चीज तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनिशियल स्टार्टिंग जो थी लेटर वैदिक में वो चार ही की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र में से ही कुछ लोग जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में गए और ट्रेड एंड कॉमर्स संभाला और इकोनॉमी ताकतवर हुए तो उन्होंने खुद को एक कम्युनिटी अलग बनाई, वैश्य कम्युनिटी, ठीक है। अब देखो ब्राह्मण और क्षत्रियो को इनकी जो पैसे आने से मजबूर होना पड़ा इनको रिप्रेजेंटेशन देने, तो इनने इनको वैश्य में रखा। तो ये लेटर वैदिक के ओनली टैक्स पेयर है, याद रखना, ओनली टैक्स पेयर। ध्यान रखना इस चीज को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये है पुरुषूरता जो हमने ऋग्वेद में पढ़ा। कौन से मंडल में, किस हेम्स में, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे। अगर आप पुराना लेक्चर देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। ये हो गई क्लासिफिकेशन वन सिस्टम की, इसमें इससे ज्यादा हमें जानना नहीं है। ओनली टैक्स पेयर कौन है लेटर वैदिक का? वो होगा वैश्य, ठीक है। अब आ जाओ, 4 आश्रम की भी बात की गई है। ये इन आश्रम्स की बात क्यों की गई? 4 आश्रम की बात इसलिए की गई कि आपकी ड्यूटीज क्या क्या है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य की बात की गई। किस चीज की बात की गई? ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य किसके लिए था? स्टूडेंट्स के लिए था। आज जैसे कि आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं तो आपको ब्रह्मचर्य में लेना है। ब्रह्मचर्य से क्या आएगा? आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, ऊर्जा आएगी, जिससे आप एक अच्छे इंसान बन सकोगे और नॉलेज को ग्रहण कर सकोगे। इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आपको सक्सेस चाहिए, डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। जब तक आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप नहीं ले सकते सक्सेस, चाहे आप जितना अच्छा क्यों ना कर लो। टाइम देना पड़ेगा, टाइम उस चीज को, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी से आएगा। तो ब्रह्मचर्य किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाओ गृहस्थ। गृहस्थ क्या है? आप सभी जानते हो, आप सबके घर में भी बोला जाता है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन मतलब शादीशुदा जीवन। किसके लिए? हाउस होल्डर वाला जीवन हो गया। क्या हो गया? हाउस होल्डर वाला जीवन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ वानप्रस्थ जीवन। अब वानप्रस्थ को सब कंफ्यूज होते, ये साधु टाइप जीवन होता है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, साधु टाइप जीवन होता है। देखो ब्रह्मचर्य स्टूडेंट के लिए, जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट हुई तो विवाह हुआ, गृहस्थ हो गया। अब जैसे विवाह होकर उसके बच्चे आ गए तो अब वो एक नई जनरेशन को जिम्मेदारी सौंप रहा है, धीरे धीरे साधु टाइप जीवन जीना चालू कर रहा है, खुद को आदत डाल रहा है। फिर अंतोगत वो कौन से आश्रम में जाएगा? सन्यासी वाले आश्रम में जाएगा। सन्यासी आश्रम में जाने से उससे क्या होगा? वो इस दुनिया को रीअनाउंस कर देगा, मतलब दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा, जंगल में रहने लगेगा। रीअनाउंस्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना, फ्रॉम द वर्ल्ड। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है और पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कैसा क्या है। अब इन्हीं आश्रमों के, ये आश्रम क्यों बनाए गए थे, किस लिए बनाए गए थे ये आश्रम? तो कुछ एम थे, कुछ अटेंड करना था, एम्स, कुछ एम्स थे। कौन से एम्स थे वो? कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी जो 4 आश्रम थे वो किस चीज के आश्रम वेयर अटेंड टू एम टू अटेंड, क्या अटेंड करना चाहते थे, क्या वो आपको दिलाना चाहते थे, क्या आपको समझाना चाहते थे? धर्म। व्हाट इज धर्म? आप कहोगे धर्म पूजा वाला धर्म है, नहीं भाई, ड्यूटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्लियर बोला गया है ड्यूटी। अब ड्यूटी में क्या आता है? एज ए स्टूडेंट अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो तो वो ड्यूटी हो गई। दूसरा, आप अगर अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो, वो ड्यूटी हो गई। जैसे कि गीता में बोला गया है, सारे धर्मों से, सारे धर्म, सारी ड्यूटी से बढ़ के है राष्ट्र की सेवा। जो व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करता है उसे सारा धर्म और पुण्य मिलता है। तो सबसे ऊपर है मातृभूमि, जो आपकी ड्यूटी है, ध्यान रखना है इससे, ठीक है। धर्म के बाद क्या आएगा? अर्थ। अब देखो, आपने अपनी ड्यूटी फॉलो करोगे। जैसे कि आज मैं टीचर हूँ, इट्स माई ड्यूटी, क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाऊँ,
पूरी नॉलेज दूं, कोशिश करूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकूं, ये मेरी ड्यूटी है। अब जब मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो करूंगा तो मेरे पास आएगा अर्थ। अर्थ का मतलब क्या हो गया, वेल्थ आएगी भाई। मुझे अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप सबको पसंद आ रहा हूँ, तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो पैसा ज़्यादा होगा, सीधी सिंपल बात है। यहाँ भी इकोनॉमिक काम है। अब जब मेरे पास पैसा आएगा तो काम होगा, काम मतलब मेरी डिज़ायरें बढ़ेगी कि आज जैसे कि मैं एक बाइक से चलता हूँ या पैदल चलता हूँ, अब मेरे पास 1 लाख रुपए या 80,000 की सैलरी आ रही है तो मेरी इच्छा बढ़ेगी तो मैं बाइक लूँगा, कार लूँगा, डिज़ायर्स बढ़ गई ना। ये सारी चीज़ें समझाना चाह रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अपने जब ये तीनों चीज़ें पूरी कर लूँगा तो मैं बढ़ूँगा मोक्ष की तरफ। तो सन्यासी वाला जो जीवन है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, लिबराइजेशन के लिए है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हो, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगी, आप गलती नहीं करोगे, भूलोगे नहीं। अब भाई सोसाइटी कैसी डिवाइड थी, सबसे बड़ी बात है सोसाइटी, क्योंकि हर एक चीज़ में हमें सोसाइटी देखनी पड़ती है। इतिहास हम पढ़ रहे हैं, सोसाइटी 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 में क्या था भाई, क्या डिवाइडेशन था, कैसा क्या था। अब मेन फैक्ट लिख लूं, वुमेन एंड शूद्रास को नो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, नो राइट टू प्रॉपर्टी। भाई इनका जमीन जायदाद में कोई अधिकार नहीं होता था, ये प्रॉपर्टी नहीं बना सकते थे, है ना। नो राइट टू प्रॉपर्टीज या नो प्रॉपर्टी राइट्स, जैसा लिखना चाहो, ठीक है। यही इसी लेटर वैदिक पीरियड में मेल एंसेस्टर्स की पूजा चालू हो गई थी। जैसे कि आज आप लोग देखते होगे पितृपक्ष आता है हिंदू धर्म में कि पूर्वजों की पूजा करते हैं, ये मेल एंसेस्टर इस समय से चालू हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये लेटर वैदिक से चालू हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, गोत्र सिस्टम आ गया। ये ऋग्वेद में नहीं था क्योंकि सब आसपास रह रहे थे। अब व्हाट इज गोत्र, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। हम गोत्र क्या मैरिज के लिए है, चलो हम अपन एक नॉर्मल लाइन में लिखते फिर समझाते हैं, है ना। गोत्र क्या है, मैरिज के लिए है भाई, एक गोत्र में शादी नहीं हो। इनिशियली ये क्या था, इनिशियली स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरुआत में किसके नाम पे रखे जाते थे गोत्र, जहां आपकी कैटल्स बनती है ना, कैटल्स के प्लेस पे, जानवर जहां बंधा करते हैं गाय वहां। फिर बाद में ये किसके नाम पे चेंज हो गए, आपके फर्स्ट एंसेस्टर के नाम पे चेंज कर दिए गए, है ना, देन एंड एंसेस्टर्स। ध्यान रखना, ये गलती मत करना, फिर आपके पूर्वजों पे आ गए। जैसे कि आपका जो भी गोत्र होगा वो आपके पहले पूर्वज से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहां से गोत्र समझो, व्हाट इज गोत्र। गोत्र ये है कि सगे भाई बहन की शादी ना हो जाए, ब्लड रिलेशन में शादी ना हो जाए। अब ब्लड रिलेशन का मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप मैक्सिमम सेम होगा। ब्लड ग्रुप सेम होने से क्या होता है, कई बार कि जो बच्चे होते हैं वो वीकेंड होते हैं या डेथ हो जाती है या अपाहिज होते हैं। इस वजह से एक गोत्र सिस्टम लाया गया कि ब्लड की पहचान हो सके, क्योंकि उस समय तो ब्लड टेस्ट होते नहीं थे, तो ये सिस्टम रखा गया, दिमाग से काम किया गया, ठीक है। तो इसलिए आज भी सेम गोत्र में शादी नहीं की जाती, मेन वजह यह है। अब इसी पीरियड में एक चीज और चालू हो गई जो कि ऋग्वेद में नहीं थी, कि चाइल्ड मैरिज। ऋग्वेद में हमें ध्यान है कि हमने पढ़ा था चाइल्ड मैरिज नहीं थी। और दूसरा डोआरी सिस्टम चालू हो गया, दहेज लेने का सिस्टम चालू हो गया था ऋग्वेद में, है ना। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी कहानी ये है कि जो बर्थ ऑफ गर्ल है, बर्थ ऑफ गर्ल है ना, वो श्राप माना जाना लगा या अनडिजायरेबल माना जाना लगा कि अगर लड़की पैदा होगी तो वो बोझ बन जाएगी। इस टाइप की थिंकिंग सोसाइटी में आ गई और भ्रूण हत्याएं भी इसी समय से चालू की गई होगी, क्योंकि जितनी कम एज है लड़की की उतना कम दहेज देना, और जितनी ज्यादा एज है उतना दहेज ज्यादा देना है। सोच लो, उस समय तो एसी वैसी कुछ नहीं था तो दहेज आ रहा है। आज एक माँ बाप अपनी लड़की की शादी कैसे करेंगे, आप खुद सोचो इस चीज़ का। अगर उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया और फिर वो दहेज भी दे रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जितने भी लड़के हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें दहेज नहीं लेना है, हमें ये प्रथा बदलनी है, क्योंकि दहेज लेने से ही हम अपनी डिग्निटी कम करते हैं। और लड़कियों से भी ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि झूठे केस वगैरह होते हैं तो वो ना करें। क्यों? क्योंकि अगर किसी लड़के ने आपसे दहेज नहीं लिया है तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की है, वो रियल पार्टनर है, तो उस चीज़ को इज्जत में रखें। चलिए, सोसाइटी हो गया। अब आ जाओ एजुकेशन पे, ठीक है। अब हम एजुकेशन की बात कर लें, क्योंकि सोसाइटी के बाद सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एजुकेशन, है ना, कि एजुकेशन कैसी है। आज अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है
तो यू आर केपेबल। पर आज भारत की जो एजुकेशन है करेंटली, वो आपको बोलना नहीं सिखाती। आप 10 लोगों के सामने सवाल नहीं कर सकते, आप 10 लोगों से कुछ पूछ नहीं सकते, आपको डरा हुआ बना रही। पर इस समय की एजुकेशन ताकतवर बना रही थी, दिमाग से जिंदा बना रही थी। आप लोग खुद सोचो, आप लोग 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ते हो और वही एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी के सारे एग्जाम में पूछी जाती है, पर तब भी आप कोचिंग्स में जाते हो, पढ़ते हो। कहीं ना कहीं आपकी गलती है कि आपका दिमाग विकसित नहीं हो रहा है। पर इस समय के एजुकेशन सिस्टम दिमाग विकसित करने पे थी। कैसे थी? सबसे पहले हर किसी को क्या मिल रही थी? वेद उपनिषद की नॉलेज, वेद उपनिषद, ठीक है, ग्रामर, लॉ, ये सारी चीजों की नॉलेज दी जा रही थी, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज एंड अर्थमेटिक की भी नॉलेज दी जा रही थी। अलग अलग संस्कृत लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स भी उस समय मौजूद थी। ये चीज़ हमें समझ में आती है, ये नॉलेज दी जा रही थी। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जब उपनिषद की नॉलेज सबको मिल जाती थी तो उसके बाद होती थी थ्रेड सेरेमनी, स्क्रेड सेरेमनी। क्या होती थी? हाँ, स्क्रेड सेरेमनी होती थी, माने जनेऊ धारण करवाया जाता था इसके आगे के लिए। जनेऊ धारण करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास था। मतलब आगे की जो भी नॉलेज होगी वो किसको दी जाएगी? ब्राह्मण और क्षत्रिय को। उपनिषद तक सबको नॉलेज दी जा रही है, सबको एक सभ्य नागरिक बनाया जा रहा है। और स्क्रेड, ये सारी सेरेमनी कहाँ घटित होती थी? ये सारी नॉलेज गुरुकुल्स में। इसलिए मैं गुरुकुल्स के पक्ष में हूँ, हमेशा से रहा, क्योंकि गुरुकुल में ब्रह्मचर्य, ये सब चीज़ों का पालन अच्छे से हो सकता है। ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़ाई जा रही थी, ग्रामर वगैरह ध्यान रखना, ठीक है। और किस किस को जनेऊ धारण करने का अधिकार था? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को, ठीक है। अब रिलीजन पे आ जाओ। अब जब हमने एजुकेशन देख लिया तो हम रिलीजन भी देख ले। तो जो ऋग्वेद के इंपॉर्टेंट गॉड्स थे उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, याद रखना, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, ठीक है, क्योंकि अब नए प्रोमिनेंट गॉड्स का होगा। लॉस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ गॉड ऑफ ऋग्वेद, उन लोग ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी, कितने? ऋग्वेद के गॉड्स ने। अब कौन आ गया? प्रजापति। प्रजापति ये कौन है? क्रिएटर है, ठीक है, प्रजापति द क्रिएटर। विष्णु द प्रोटेक्टर, ठीक है, और रुद्र द डिस्ट्रॉयर। ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया ऋग्वेद में। ब्रह्मा विष्णु प्रजापति, ब्रह्मा नाम नहीं है, ब्रह्मा यूज मत करना, प्रजापति है। इसी पीरियड में वर्शिप ऑफ कृष्णा चालू हो गई, वासुदेव कृष्णा, कृष्ण की पूजा चालू हो गई, और विष्णु के अवतारों की पूजा चालू हो गई लेटर वैदिक में। साथ साथ दुर्गा और गणेश जी की भी पूजा हो गई, माँ दुर्गा और गणेश जी की भी पूजा चालू कर दी गई। अब ऐसा क्यों किया गया होगा गणेश जी और दुर्गा जी की पूजा? ऐसा माना जा सकता है, जो कि हम अभी पढ़ के आए, फीमेलों की गिरती स्थिति के लिए उस समय कई ब्राह्मण ने स्थिति सुधारने के लिए दुर्गा पूजा चालू की हो, कि महिला की इंपॉर्टेंस पता चले समाज को, कि एक फीमेल कितनी इंपॉर्टेंट है, तभी ये पूरा नेचर का प्रोसेस चल पाता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और हो गई, आइडल पूजा चालू हो गई, जो ऋग्वेद में नहीं थी। साथ साथ प्रीस्टली क्लास जो थी, प्रीस्टली क्लास हमने देखा था ऋग्वेद में नहीं थी, पर लेटर वैदिक में प्रीस्टली क्लास आ गई, और ये हेरिडिटी हो गई, मतलब बाप के बाद बेटा ही पंडित बनेगा, ये हेरिडिटी कर दी गई है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अगर क्लियर हुई होगी तो बहुत अच्छी बात है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म, ऋग्वेद में चीजें क्लियर हो गई। छोटे से एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूँ ऋग्वेद लेटर वैदिक का। देखो मैं समझाता हूँ, आप समझ जाओगे बहुत इजीली, है ना, बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो ऋग्वेद में क्या हुआ? आयरन मिला, आयरन मिलने से क्या हुआ? एग्रीकल्चर लैंड बढ़ा, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ने से क्या हुआ? सरप्लस ग्रेन्स हुए, सरप्लस ग्रेन्स से क्या हुआ? ट्रेड हुआ, और ट्रेड हुआ तो उससे क्या किया गया? टैक्स कलेक्शन किया गया। टैक्स कलेक्शन किसके पास जाएगा? राजा के पास जाएगा, मतलब अब राजा ताकतवर हो गया, ठीक है। ये है फॉर्मेट,
ठीक है, ध्यान रखना। आयरन, आयरन से एग्रीकल्चर, लैंड बढ़ा एग्रीकल्चर, लैंड बढ़ने से सरप्लस एग्रीकल्चर होता है। ट्रेड आया, ट्रेड से टैक्स कलेक्शन हुआ, टैक्स कलेक्शन किसके पास गया? राजा के पास, जिससे वो यज्ञ वगैरह ये सारी चीजें परफॉर्म कर पा रहा था। अब आ जाओ बुद्धिज्म जैनिज्म में। व्हाट इज बुद्धिज्म जैनिज्म, ये क्यों डेवलप्ड हुआ? अब जैसे कि लेटर वैदिक में बलि, ऋग्वेद में बलि प्रथा बहुत जोरों के बढ़ी थी। अब सबकी जमीनें बढ़ चुकी है, अब खेती करने के लिए बैलों की मात्रा चाहिए, घोड़ों की मात्रा चाहिए, और अगर इसी प्रकार से बलि होती रही तो एक राजा को इकोनॉमिकल लॉस हो जाएगा, और जो भी राजा होगा वो चाहेगा मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। तो अब अगर हिंदू धर्म में बलि प्रथा ज्यादा है तो राजा उस समय क्या ढूंढेंगे? दूसरे पंथ ढूंढा करेंगे। तो कई हजार पंथ उस समय डेवलप्ड हुए, जिसमें से 2 पंथ सक्सेसफुल रही, जो कि है बुद्धिज्म और जैनिज्म। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनने बलि प्रथा का कंडेम किया, वन सिस्टम का कंडेम किया। आइए आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से व्हाट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म कहां से आया, किसने लाया, कैसे लाया? तो बुद्धिज्म एक आइडियोलॉजी है, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी थी गौतम बुद्धा की। इनका असली नाम क्या था? गौतम बुद्धा का असली नाम था सिद्धार्थ, याद रखना है ना। शाक्य ऑफ कपिल वस्तु, ये एक रिपब्लिकन क्लैन है, शाक्य ऑफ कपिल वस्तु से बिलोंग करते थे। इनके ये सिद्धार्थ एक क्षत्रिय थे, गौतम बुद्धा एक क्षत्रिय थे जिनने ये चालू करा। इनका जन्म कहाँ कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। आज की डेट में ये कहाँ है? नेपाल में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनने दुनिया को कब रीअनाउंस कर दिया था? रीअनाउंस्ड मतलब छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था वर्ल्ड से। वो रीअनाउंस्ड जो वर्ल्ड थे वो वर्ड क्या है? महाभिष्णिकर्मणा, याद रखना ये वर्ड। रीअनाउंस द वर्ल्ड है महाभिष्णिकर्मणा। ये क्या है? इसका मतलब उनने जगत दुनिया से संन्यास की घोषणा कर दी, है ना। अब जैसे ही उनने महाविष्णुकर्मा की करी, निर्वाण, निर्वाण क्या है? एनलाइटमेंट है। निर्वाण क्या है? एनलाइटमेंट है, ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक मत करना, ये ऐसी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। अब इन्हें इस एनलाइटमेंट की प्राप्ति कहाँ हुई? सीधी सिंपल बात है, 35 साल के थे, 49 दिन का इन्हें मेडिटेशन करा। कहाँ करा? बौद्ध गया में करा। बौद्ध गया में कहाँ पे? पीपल के पेड़ के नीचे, है ना, याद रखना। तो उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो बौद्ध गया में हुई है। बौद्ध गया में भी कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे, अंडर द पीपल ट्री, जब वो 49 डेज का मेडिटेशन कर रहे थे, 49वें दिन का, है ना। अब इसके आगे चलेंगे और थोड़े डेप्थ में अगर पूछना चाहेगा कि निर्वाण एनलाइटमेंट की बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुई, किस रिवर के किनारे पे? बैंक ऑफ निर्जन रिवर, याद रखना क्या है? बैंक ऑफ निर्जन रिवर, है ना। इसे फाल्गु रिवर भी बोला जाता है आज की डेट में, ठीक है। ये होगा बुद्धिज्म का। अब बुद्धिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम जल्दी जल्दी समझेंगे, टाइम कम है हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द चीजें कंप्लीट करें, है ना। तो बुद्धिज्म फर्स्ट सेरेमन कहाँ दिया था उन्होंने? पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? पहले उपदेश का नाम क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या नाम है? धर्म चक्र परिवर्तन। ये चीज क्लियर कर लेना आपको, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और ये डाइड कहाँ हुए थे? इनने इस दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति कब करी थी? कहाँ करी थी? सारनाथ में करी थी, याद रखना, सारनाथ में करी थी, खुशीनगर में, खुशीनगर, है ना, खुशीनगर, खुशीनगर में करी थी जब मोक्ष की प्राप्ति, है ना। और इनका एक और नाम है, क्या है? शाक्य मुनि नाम से भी जाना जाता है। किसने? सिद्धार्थ या गौतम बुद्धा को। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब वो 5 इवेंट की बात करते हैं लाइफ के, जो है 5 इवेंट्स ऑफ लाइफ। 5 इवेंट्स ऑफ लाइफ में क्या बात करते हैं? जीवन के 5 लाइफ में बुद्धा की बर्थ। बर्थ क्या है? बर्थ का साइन क्या है? लोटस, लोटस एंड बुल, ठीक है। बर्थ का साइन क्या है? लोटस एंड बुल, ठीक है। ग्रेट रिनंशिएशन का साइन क्या है? ग्रेट रिनंशिएशन का साइन क्या है? हॉर्स, कि मन आपका भागता हुआ, अगर इसको आपने काबू कर लिया तो घोड़े पे काबू कर लिया। निर्वाण, निर्वाण के लिए क्या साइन रहेगा? आप सभी को समझ आ गया होगा, बोधि ट्री, ठीक है, बोधि ट्री रहेगी। ये चीज हो गई। फर्स्ट सेरेमन क्या था? फर्स्ट सेरेमन, पहला उपदेश क्या था? धर्म
चक्र परिवर्तन, 8 स्पोक्ड व्हील इसका चिन्ह था, 8 स्पोक्ड व्हील इसका निशान था, ध्यान रखना। अशोक पिलर या अशोक चक्र से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, है ना। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम चलते हैं कहां पे, 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात करी है। किसने बात करी है? बुद्धा ने, 4 नोबल ट्रुथ, ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ की बात करी है। इसको क्या बोला गया? आर्य सत्य बोला गया है कि लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, ये दुनिया पूरे दुखों से भरी है। और दुखों का कारण क्या है? सोरो, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। इन दुखों का कारण क्या है? बेसिकली दुखों का कारण क्या हो सकता है? आप खुद सोचो। सोरो का, दुखों का कारण क्या है? आपकी डिजायर्स, ठीक है, आपकी डिजायर ही इन दुखों का कारण है ना। डिजायर आर द मेन रीजन ऑफ बिहाइंड सोरो और कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ, है ना। और डिजायर को अगर काबू कर लिया गया, इन डिजायरों को काबू कर लिया गया, तो आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। अब दुख कैसे खत्म होगा? 8 फोल्ड पाथ पे चल के, 8 फोल्ड पाथ बताया फिर बुद्धा ने। इस पाथ चल के, पाथ पे आप अपने डिजायर को काबू कर सकते हो। 8 फोल्ड पाथ को क्या बोला गया? अष्टांगिक मार्ग बोला गया है बुद्धिज्म में। क्या बोला गया है? बुद्धिज्म में अष्टांगिक मार्ग। किसे बोला गया है? 8 फोल्ड पाथ को। अब इसको हम सीधा सीधा समझते हैं क्या है 8 फोल्ड पाथ क्या है, ठीक है। अब ये बात करता है राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके अंदर सही समझ है तो आप सही चीज इंसान रहोगे। राइट अंडरस्टैंडिंग हो गया पहला। दूसरा क्या होगा? राइट थॉट्स। अब देखो, जैसे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग सही है तो आपके थॉट्स भी सही आएंगे। अब जब थॉट सही है तो राइट स्पीच आएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, राइट स्पीच आएगी। अब राइट स्पीच आएगी तो फिर आप राइट एक्शन करोगे। क्या करोगे? राइट एक्शन करोगे। अब जब राइट एक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली राइट लाइवलीहुड भी हो जाएगा कि आप कोई गलत काम पे नहीं चलोगे, सही तरीके से जीवन यापन करोगे, ठीक है। फिर राइट लाइवलीहुड होगा तो आपके एफर्ट्स भी राइट रहेंगे, कोई गलत नहीं रहेंगे। ये चीज समझ रहे हो ना, कनेक्टिविटी। ऑल राइट माइंडफुलनेस रहेगी, माइंडफुलनेस रहेगी। और जब राइट माइंडफुलनेस रहेगी तो राइट कंसंट्रेशन रहेगा, है ना। मतलब सीधी सिंपल बात यह है कि बेसिकली अगर आपके पास ये 8 चीजें आप समझ गए आज की डेट में भी प्रिपरेशन में, तो आपको हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यही सारी चीजें आपके अंदर समझ सही है। यूपीएससी की डिमांड तो आपके थॉट प्रोसेस सही होगे, एसएसबी में स्पीच आप सही शब्दों का प्रयोग करोगे, आपके एक्शंस और पोस्टर सही रहेंगे, और ये सारी चीजें जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे सही होगा आपका? तो वो होगा मेडिटेशन से सही। चलो अब इसके आगे चलते हैं हम, जो की बात है 3 ज्वेल्स की। 3 रत्नों की भी बात करी गई है। 3 रत्न, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। कौन है? बुद्धा। बुद्धा कौन है? बुद्धा एनलाइटेंड, एनलाइटेंड है, ठीक है, ये चीज हो गई। बुद्धा कौन है? एनलाइटेंड है। धर्म क्या होगा? डॉक्ट्राइन हो गई। धर्म क्या होगा? डॉक्ट्राइन हो गई, ठीक है। अब धर्म डॉक्ट्राइन हो गई तो इसके बाद क्या क्या है? संघ क्या है? संघास, जहां लोग रहा करते थे, संघास। तो क्या है? ऑर्डर है। एक चीज ध्यान रखना कि टफ था बुद्धिज्म, और ठीक है, इसको आगे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बुद्धिज्म में जो भी चीजें होती थी, जैसे बुद्धिज्म को फॉलो करना है तो वो फॉलो करना टफ है, बाकी मोक्ष लिबरलाइजेशन सरल है। यही जैनिज्म में क्या है? जैनिज्म में पूजन वगैरह सरल है ज्वाइन करना, पर जो मुक्ति पाने का रास्ता है वो जरा टफ है। अब यहां तक चीजें हो गई। फर्स्ट मॉन्क ऑफ फर्स्ट नन कौन है? गौतमी है, याद रखना। फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट नन कौन है बुद्धिज्म में? गौतमी है, जो उनकी गौतमी है ना। अब आ जाओ बुद्धिस्ट काउंसिल पे। बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, कहाँ हुई, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ज्यादा हमें समझना नहीं है। बुद्धिस्ट काउंसिल, सीधा मैं काउंसिल लिख दे रहा हूँ क्योंकि बुद्धिज्म ही चल रहा है। तो फर्स्ट काउंसिल कब होती है? उनके मरने के 100 साल बाद होती है। ध्यान रखना, किन के मरने के?
बुद्धा के मरने के बाद, उनके 100 साल बाद होती है क्या? पक्का? चला चेक कर लो फैक्ट्स, हम गलत तो नहीं हो रहे, आप गलत तो नहीं हो रहे? नहीं। ठीक है, तो 483 में होती है, इमीडिएटली आफ्टर द डेथ, तुरंत बुद्धा की मौत के बाद 483 बीसी में क्या होती है? फर्स्ट काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल कहाँ हेल्ड की जाती है? तो याद रखना, राजगीर में। कहाँ की गई है? राजगीर में। किसके द्वारा की गई है? आजाद शत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? आजाद शत्रु के द्वारा। ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, आजाद शत्रु के द्वारा। और इसके चेयरमैन कौन थे काउंसिल के? महाकश्यपा। चेयरमैन कौन है? चेयरमैनशिप किसे मिली गई है? चेयरमैनशिप किसको दी गई है? महाकश्यपा को। किसको दी गई है? महाकश्यपा को। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आनंदा ने इसी पीरियड में, आनंदा जो उनका मोस्ट फेवरेट डिसाइल था, पल था, क्या कंपोज करी है? सुता पिटका। सुता पिटका ये बुक है। सुता पिटका इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड कंपोज्ड बाय आनंदा। और उपाली ने क्या कंपोज करी? क्या कंपोज करी उपाली में? विनया पिटका। विनया पिटका, ध्यान रखिएगा, ये भूलना मत। ठीक है, विनया पिटका। अब यहां से हम आगे चले गए कौन से काउंसिल को? सेकंड काउंसिल को, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिससे आप चीजें समझ पाओगे। सेकंड काउंसिल। सेकंड काउंसिल कब होती है? सेकंड काउंसिल होती है 483 में पहली हुई थी, तो 383 बीसी में दूसरी होती है 100 साल बाद। 483 में पहली, तो दूसरी कब होती है? 383 बीसी में। कहाँ होती है? ध्यान रखिएगा, वैशाली में होती है। किसके द्वारा कराई गई? ये आप आंसर करें जल्दी से। वैशाली में। तो ये पैटर्नाइज करी गई थी काल अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? काल अशोक के द्वारा ये पैटर्नाइज करी गई थी। किसके द्वारा? ये काल अशोक के द्वारा पैटर्नाइज करी गई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे सभा कामी। सभा कामी इस काउंसिल के चेयरमैन थे बुद्धिज्म में। ठीक है, अब यही बुद्धिज्म का क्या होता है? डिवाइडेशन होता है। बुद्धिज्म का डिवाइडेशन होता है, ध्यान रखना, त्रिवेदिकास में डिवाइडेशन होता है। ठीक है, और दूसरा होता है किसमें? महासंघिकास में। काय में? महासंघिका। त्रिवेदिकास एंड महासंघिकास का डिवाइडेशन कब हुआ? सेकंड काउंसिल में 383 बीसी में। यहां गलती मत करना। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड काउंसिल की ओर। अब ये एक चीज समझ लो, त्रिवेदिकास है जो ओल्ड बुद्धिज्म के रास्ते पे चल रहा है, और महासंघिकास का कौन है? न्यू थॉट वाले है। अब आ जाओ थर्ड काउंसिल में। थर्ड काउंसिल कब होती है? 250 बीसी में होती है। कहां होगी? फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में साथ साथ करते भी जाओ तो अच्छा लगता है। पाटलिपुत्र में होती है। कहां होती है? पाटलिपुत्रा में होती है। इसको पैटर्नाइज कौन करता है? अशोक करते, मौर्यन एम्पायर के। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? मोगलीपुत्र तिस्सा, जो कि अशोक के एक भाई है। मोगलीपुत्र तिस्सा जी से कंपोज करते। और इसी पीरियड में इनका मोगलीपुत्र तिस्सा का एक और नाम है उपगुप्त। ध्यान रखना, अगर कंफ्यूज करना चाहेगा तो उपगुप्त भी लिख सकता है वो। ठीक है, अब यहां से एक चीज है, अभिधम्मा पिटका कंपोज की गई है। थर्ड काउंसिल में क्या की गई है? अभिधम्मा पिटका, है ना, यहां गलती मत कर देना, अभिधम्मा पिटका में। अब इसके आगे आ जाओ फोर्थ काउंसिल की ओर। फोर्थ काउंसिल की ओर। फोर्थ काउंसिल में कहां होती है? फोर्थ काउंसिल होती है फर्स्ट सेंचुरी एडी में। कब होती है? फर्स्ट सेंचुरी एडी में। किसके द्वारा करी जाएगी? ये तो आप सभी को पता, फर्स्ट सेंचुरी एडी का सबसे ताकतवर राजा कौन है? वो है कनिष्क। ठीक है, कहां हेल्ड करी जाती है? कश्मीर में करी जाती है। ध्यान रखना, कश्मीर में करी जाती है। क्या? फोर्थ काउंसिल। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? वासुमित्रा। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? वासुमित्रा साहब। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, वासुमित्रा। अब यहां से आगे चले जाओ, डिवीजन हो जाता है। अब यहीं पे बुद्धिज्म का क्या होगा? डिवीजन होगा। क्या होगा? डिवीजन होगा। काय में? एक तो हीनयान में और दूसरा होगा महायान में। यहां गलती मत करना, हीनयान और महायान में। ठीक है, हीनयान क्या है? ट्रू फॉलोअर्स है। कौन है? ट्रू फॉलोअर्स है। ठीक है, और इनकी बुक क्या है?
त्रिपिटका है ना, त्रिपिटका इनकी बुक है। ध्यान रखना जो हीनयान की बुक है वो क्या है, त्रिपिटका है। और महायान कौन है, कंपोज्ड फॉलोअर्स है, कंपोज्ड फॉलोअर्स है। अब हीनयान महायान में ज़्यादा डिफरेंस समझना हो तो मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते हीनयान वाले, और महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलो नेक्स्ट, कुछ बुक्स है बुद्धिज्म के टाइम की इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स कम भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको सारे फैक्ट दे रहा हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाए। जैसे खुद का निकाया, खुद का निकाया क्या है बताओ, खुद का निकाया, व्हाट इज खुदी का निकाया, किसके द्वारा कंपोज की गई है, ये भाई जातक की स्टोरी है, बुद्धा के अवतारों की स्टोरी है खुद का निकाया, ध्यान रखना। दूसरी नागार्जुन मध्य निकाया करिका, क्या है, मध्य निकाया करिका, ये किसके द्वारा कंपोज है, नाग अर्जुन के द्वारा, अर्जुन के द्वारा। इसे क्या बोला गया है, शून्यवाद भी बोला गया है, याद रखना शून्यवाद के, ठीक है, इसको बोला गया है शून्यवाद, किसके द्वारा, मध्य निकाय करिका, नागार्जुन के द्वारा। ठीक है, फिलॉसफी स्कूल क्या है इनकी, फिलोसफिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल कौन सी है, मध्य निकाया नाम है फिलोसफिकल स्कूल का, ध्यान रखना इसे मत भूलना, मध्य निकाया फिलोसफिकल स्कूल है। ठीक है, एजुकेशन ऑफ रेसिडेंट क्या है, यूनिवर्सिटीज है, तक्षशिला है, बहुत सी, कन्नड़, नालंदा, विक्रमशिला, ये चीजें इनने ओपन किया। बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म की थॉट प्रोसेस क्या थी कि वो जो है जो भी हो राइट नॉलेज हो, पढ़े लिखे लोगों को पसंद किया करते थे, इसलिए उनने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की डेवलपमेंट भी भारत में करी। अब आ जाओ हमारे आज के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है जैनिज्म। जैनिज्म, व्हाट इज जैनिज्म, जैनिज्म के बारे में हम समझते जल्द में। तो जैनिज्म की शुरुआत होती है वनिया वैश्य, ऐसे शुरुआत होती है वर्धन, जो कि महावीर के नाम से जाने जाते हैं, वर्धन जो कि क्षत्रिय क्लैन से है, वर्धन जो कि अब महावीर के नाम से जाने जाते हैं, महावीर के नाम से है ना, वर्धन महावीर के नाम से जाने जाते हैं। इनका बॉर्न कब हुआ है, 540 बीसी में हुआ है इनका बॉर्न, ध्यान रखना ये चीजें मत भूलना। कहाँ हुआ है, कुंडली ग्राम नियर वैशाली, कहाँ हुआ है, कुंडली ग्राम नियर वैशाली, है ना, कुंडली ग्राम नियर वैशाली में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, क्लैन किस क्लैन के थे, जनात्रिका क्लैन के थे। ये क्लैन कौन सी थी इनकी, कहाँ से आए थे ये, किस क्षत्रिय कहाँ के थे, जनात्रिका क्लैन के, याद रखना ये बहुत अच्छे से, जनात्रिका क्लैन के थे ये। ठीक है, अब आ जाओ फाउंडर कौन है जैनिज्म के, पार्श्वनाथ है, ध्यान रखना फाउंडर कौन है, पार्श्वनाथ है। 6 साल ही अपने जीवन के महावीर जी किसके साथ घूमे, ऋग्वेद के एक बहुत ही फेमस घोषला मसीक्री पुत्रा घोषला जी के साथ घूमे हैं। घोषला जी कौन है, ये आजीविका के फाउंडर हैं, आजीविका के फाउंडर है, याद रखना आजीविका के फाउंडर कौन है, घोषला जी है। ठीक है, अब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य मतलब, अब देखो ये क्रोनोलॉजी याद रखो, कैवल्य ये कहाँ, ठीक है, कैवल्य, कैवल्य क्या होता है, एनलाइटमेंट होता है, जैसे निर्वाण है बुद्धिज्म में एनलाइटमेंट, और जैनिज्म में क्या है, कैवल्य है एनलाइटमेंट। इनको कैवल्य की प्राप्ति कहाँ होती है, साल ट्री के नीचे, कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, कहाँ होती है, साल ट्री के नीचे। ठीक है, ये मत भूलना। इनकी डेथ कब हुई थी बताओ, इनकी डेथ कब हुई थी, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। डेथ हुई थी 483 बीसी, कहाँ हुई थी, 483 बीसी में, कहाँ, पावापुरी में, है ना, पावापुरी में इनकी डेथ हुई थी 483 बीसी में, ये चीज हो गई। ठीक है, अब पहले कौन है इनके, सबसे पहले जो है ऋषभ देव जी है, पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभ, आप चाहो तो बाकी के भी नाम कर सकते हो, ऋषभ जी फर्स्ट तीर्थंकर है, ध्यान रखना पहले तीर्थंकर कौन है, फर्स्ट ऋषभ देव जी है। ऋषभ देव जी का साइन क्या है, बुल साइन है। ठीक है, अब 23rd वाले कौन से, पार्श्वनाथ जी है, पार्श्वनाथ जी है 23वें
तीर्थंकर, ठीक है। और 24वें कौन से है आखिरी, महावीर जी, ठीक है, ठीक है। महावीर जी कौन से हैं, तीर्थंकर। 24th तीर्थंकर कौन है, महावीर जी। इनका साइन क्या है, लॉयन है, ध्यान रखिएगा, इनका साइन क्या है, लॉयन है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहां से कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे महावीर जी ने, हमें वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ लिए जाते हैं। प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या है, अहिंसा, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है सत्य, दूसरा प्रिंसिपल क्या है, सत्य, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, सत्य है, ठीक है। तीसरा क्या है, अपिग्रह है, अपिग्रह है। 1 2 3, 3 हो गए। चौथा कौन सा है, ब्रह्मचर्य। ये ऐड करवाया गया था किसके द्वारा, ब्रह्मचर्य। तो ये ऐड करवाया गया था महावीर जी के द्वारा, ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य वॉज एडेड बाय महावीर जी। असत्य, असत्य मतलब सीधी सिंपल बात है, नॉन वायलेंस, सत्य बोलना। अपिग्रह, नो प्रॉपर्टी राइट। ब्रह्मचर्य मतलब वो ऑब्जर्व द कंटिन्यूअस, है ना, ठीक है। असत्य, नो स्टीलिंग, चोरी चकारी नहीं करनी है। अब जैनिज्म का डिवाइडेशन कितने पार्ट में हुआ है, जैनिज्म में 2 डिवाइडेशन हुए थे, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स, ठीक है, ध्यान रखना। ये चीज हो गई आपकी जैनिज्म से, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब आ जाओ कुछ रत्नीस की, 3 ज्वेल्स की बात की है, 3 रत्न, इसमें भी 3 ज्वेल्स क्या है जैनिज्म के। जिसको पता हो फटाफट कमेंट करा करो साथ में, क्योंकि मेरे पढ़ाने के पहले अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो समख्य शारदा, समख्या शारदा, इसके मतलब हम एंड में बता दूंगा। समख्या जानना, ठीक है, जानना। समख्या कर्मा, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए, 3 ज्वेल्स दिए, 3 ज्वेल्स किसमें, जैनिज्म में। समख्य जानना, समख्य कर्मा और समख्य शारदा, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। तो समख्य शारदा का मतलब क्या है, राइट फेथ होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए, है ना, राइट फेथ, राइट नॉलेज, ये सारी चीजें कनेक्ट होती है, ठीक, ठीक है। और कर्म मतलब एक्शन, राइट एक्शन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ नॉलेज की भी बात करिए बुद्धिज्म में, जैनिज्म में। तो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ नॉलेज है वो हम आज कर लेंगे कवर। टाइप्स ऑफ नॉलेज, पहला टाइप ऑफ नॉलेज क्या है, चलिए वो समझते। तो मति जानना, ठीक है, मति जानना। दूसरा कौन सा है, दूसरा है सूत्र जानना, सूत्र जना, ठीक है। सूत्र जना के बाद क्या आएगा, तीसरा अवधि जना, अवधि जना। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे नाम, ये पूछ लेता है कौन से क्या रिलेटेड है। महापर्यान जानना, ठीक है, महापर्यान जानना। महापर्यान जानने के बाद कैवल्य जानना, सिर्फ कैवल्य जानना। ये लास्ट वाला मेरा फेवरेट है ना, लास्ट वाला हमेशा से मेरा फेवरेट है, कैवल्य जानना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है सर, ये भी बता दो। प्रेसिपिटेशन थ्रू एक्टिविटी सेंस ऑफ ऑर्गन, इसका क्या मतलब होता है, प्रेसिपिटेशन थ्रू सेंस ऑफ ऑर्गन, की भाई आप अपने ऑर्गन्स पे काबू पाओ, ठीक है, उन पे विजय पाओ, प्रेसिपिटेट करो, ठीक है। अब सूत्र जानना का कुछ नॉलेज जो है वो स्क्रिप्चर के माध्यम से दी गई है, जो वो आपको समझ में आनी चाहिए स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, है ना। क्लेरिवोगेंट नॉलेज है आपके पास, ठीक है। अवधि जानना क्लेरिवेंट नॉलेज है, ठीक है। महापर्यान जानना मतलब टेलीपैथी की बात करी गई है कि इधर से बैठे बैठे हम, जैसे आज हम इधर इस क्लास में लेक्चर ले रहे हैं और आपको जानना है तो आपको यूट्यूब चैनल नहीं, जैसे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख पा रहे हो, ऐसे ही वो आंख बंद करके देख लेते थे लोग कहाँ है। टेलीपैथिक नॉलेज हुआ करती थी। और
सारी नॉलेज जो है वो टेम्पररी है, सबके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ये चीज बहुत प्यारी है, टेम्पररी नॉलेज है। कुछ समय बाद आप जब आपका शरीर का अंत हो जाएगा वो नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, इसलिए आप इस जगत में संपूर्ण नहीं जानते। टेलीपैथिक नॉलेज, ये कुछ नॉलेज की बात करी गई है काय में टाइप ऑफ नॉलेज जैनिज्म में। अब आ जाओ जैनिज्म काउंसिल की ओर, जो कि हमें इंपॉर्टेंट है। दो ही काउंसिल है जैनिज्म की, जो कि बहुत कम पूछी जाती है पर कभी भी पूछी जा सकती है, तो हमें ये पढ़ना है काउंसिल्स। तो फर्स्ट फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? चलो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, रिवीजन चल रहा है तुम साथ में। और पाटलिपुत्र कहाँ हुई थी फर्स्ट काउंसिल? पाटलिपुत्रा में। किसके द्वारा? शूतल बाहु के द्वारा। किसके द्वारा? शूतल बाहु के द्वारा, है ना। शूतल बाहु के द्वारा की गई थी पहली काउंसिल। कब की गई थी? 3rd BC में की गई थी। यहां क्या हुआ था? 3rd BC में की गई थी। इसमें क्या हुआ था फर्स्ट काउंसिल में क्या रहा था? सबसे सीधी सिंपल बात है, 12 अंक्स वेयर कंपाइल्ड। देखो 12 अंक्स कंपाइल्ड किए गए थे, जो कि रिप्लेस किए गए थे। 14 पूर्वास को रिप्लेस करा था इनने। क्या? 12 अंश ने किसके द्वारा से अपनाए गए थे? तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ श्वेतांबर के द्वारा अपनाए गए थे। अब सेकंड काउंसिल कहां हुई है? सेकंड काउंसिल कहां हुई है? सेकंड काउंसिल कहां हुई है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ हमें फटाफट, मजा आएगा। ठीक है, तो वल्लभी में हुई है। किसके अंडर में हुई है? तो श्वेतांबर्स के अंडर में हुई है। ध्यान रखना, श्वेतांबर्स ने सेकेंड काउंसिल करवाई थी। कब? ठीक है, देववर्धी के पैटर्नाइजेशन में करवाई थी। देववर्धी के पैटर्नाइजेशन में करवाई थी श्वेतांबर्स ने सेकेंड काउंसिल। ठीक है, और यहाँ फाइनली कंपोज हुए थे 12 अंश और 12 उपअंश। क्या कंपोज किया गया था सेकेंड काउंसिल में? 12 अंश और 12 उपांश। ये चीज आपको क्लियर रखनी है दिमाग में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहीं से उठा लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब याद रखना अर्धमगधी में इनके लिटरेचर लिखे गए, प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर है। अब चलते हम हमारे आज के लास्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि इसके बाद हम मौर्यन से टॉपिक चालू करेंगे, जो कि खत्म होगा हर्षवर्धना पे। तीसरा और फुल एंड फाइनल लेक्चर, वो शायद बड़ा भी हो सकता है थोड़ा, है ना। तो आ जाओ महाजनपद की ओर चलते हैं। महाजनपद में जो कि हमें पढ़ना है सारा कंप्लीट, इंपॉर्टेंट है महाजनपद। अब बुद्धिज्म, दो भारत का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ? आईवीसी से वैदिक पीरियड, वैदिक में ऋग्वेद, ऋग्वेद में लेटर वैदिक, लेटर वैदिक के बाद महाजनपद, महाजनपद के बाद आ जाएगा एम्पायर। ठीक है, यह है पॉलिटिकल सिनेरियो भारत का जो चल रहा है। तो महाजनपद की बात की है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए व्हाट इज महाजनपद। महाजनपद इज अ पॉलिटिकल अर्बनाइजेशन सिस्टम। मतलब शहरीकरण हो चुका है, सेकंड शहरीकरण है भारत का, सेकंड अर्बनाइजेशन फेज से। पहला कहाँ आया था? फर्स्ट आया था इंडस वैली में। ध्यान रखना, इसे भूलना मत। ठीक है, तो अब चलो कुछ हम इंपॉर्टेंट 16 महाजनपद पढ़ते हैं, जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब व्हाट इज महाजनपद, इसका आंसर आप सीधे सिंपल वे में लिख लो, पॉलिटिकल सेटलमेंट ड्यू टू द राइज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो 16 महाजनपद की बात करी गई है। इस पे हम महाजनपद 16 ही क्यों कहते हैं, अलग अलग डाटा है, पर आखिरी में जब आर्कोलॉजिकल सर्वे की फाइंडिंग हुई है और बुद्धिज्म की जो बुक से हमें नॉलेज मिली है, वो 16 महाजनपद की ही मिली है। फर्स्ट कौन सा है? हमारा कंभोज है। फर्स्ट कौन सा है? कंभोज है। ध्यान रखना, फर्स्ट कौन सा है? कंभोज है। कहां है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अगर हम ऐसा मैप बना दें, हिंदू कुश, हिमालय, यहां कंभोज है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात की जा रही है। इसका कैपिटल क्या है? तो राजपुरा है। याद रखना, राजपुरा है इसका कैपिटल। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। कंभोज का एक और नाम है होम्स ऑफ हॉर्सेस। अब होम्स ऑफ हॉर्सेस क्यों है? क्योंकि ये अपने सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? गांधार है।
सेकंड कौन सा महाजनपद है? गांधार है। अब गांधार कहाँ है? ये है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, मतलब इस कंबोज के जस्ट नीचे क्या है? गांधार है। गांधार की कैपिटल क्या है? तक्षशिला है। ध्यान रखना, गांधार की कैपिटल क्या है? तक्षशिला है। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहां से, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा कौन सा है? सुरासेना। कौन सा है तीसरा? सुरासेना। सुरासेना कहां पे है मौजूद? ये है मथुरा के आसपास है, ठीक है, मथुरा के आसपास। इसकी कैपिटल क्या है? मथुरा है। ध्यान रखना, मथुरा कहाँ है? यूपी में, इधर कहीं है। तो ये कर दिया रफली मार्क, ठीक है। 3 महाजनपद हो गई हमारी। ये ही आपसे पूछा जाएगा। मत्स्या, चौथी कौन सी है? मत्स्या। मत्स्या, मत्स्या की कैपिटल क्या है? जल्दी बताओ। मत्स्या की लोकेशन कहाँ है? राजस्थान। कैपिटल है विराट। ये कहाँ है इसकी लोकेशन? राजस्थान में। कैपिटल है विराट, राजस्थान। ये लो कर दी मार्क, इधर ही कहीं होगी, इसी साइड का। इस साइड तो घने रेगिस्तान है। मत्स्य महाजनपद मतलब ये क्या बना है? ये क्या बना है? मत्स्य क्या बना है? महाजनपद। अर्बनाइजेशन हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? मत्स्य की हमें मिलती है ऋग्वेद में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब सबसे पुराना जन रहा होगा ये, जो कि अब डेवलप्ड हो चुका है। 5वां कौन सा है? अवंती है। 5वां कौन सा है? अवंती है। अवंती की 2 कैपिटल रही है, भूलना मत, ठीक है। अवंती लोकेटेड कहाँ है? एमपी में था। एमपी में इसकी 2 कैपिटल है। पहली कैपिटल है नॉर्थ कैपिटल उज्जैन थी, साउथ कैपिटल महिष्मती थी। नॉर्थ कैपिटल क्या थी? उज्जैनी थी, उज्जैनी थी। और साउथ कैपिटल क्या थी? महिष्मती थी, ठीक है। और आयरन ओर का भी एक्सेस किसके पास था? अवंती के पास था, इसको मत भूलना, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अपन इसको मार्क कर दे रहे। मत्स्य कहाँ दिया है? राजस्थान में मार्क कर दिया हमने। एमपी में इधर मार्क कर दी अवंती, ठीक है। सुरासेन भी हो गया। हाँ 4 होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैप चाहो तो बना लो और फिर वो मार्क कर लेना आप अपने हिसाब से, जिससे याद रहे, ठीक है। 6वां कौन सा है? अस्माका। अस्माका कहाँ थी? ये सबसे सरल है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। ये कहां थी? याद रखना, ये लिख लेना, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। कहां थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, मतलब कहां लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। कैपिटल क्या है? पटना या पोटली, है ना? क्या है कैपिटल इसकी? पोटली, पोटनी या पटना, ये है इसकी कैपिटल। अब अस्मा का कहाँ है? यहाँ है। यहाँ आ गया तो ये कौन सा हो गया? साउथ मोस्ट महाजनपद हो गया। ध्यान रखना क्या हो गया? साउथ मोस्ट महाजनपद। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ गया अस्माका में से, ठीक है। अब आ जाओ कुरु पे। 7वां कौन सा है? कुरु। कुरु कहां पे लोकेटेड है? लोकेशन क्या है उसकी? अपर गंगा यमुना दाप, ऊपरी अपर गंगा यमुना दोआब, ठीक है। क्या है? कुरु की कैपिटल क्या है? लोकेशन अपर गंगा यमुना दोआब। और इसकी कैपिटल क्या है? एक कैपिटल है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। अब ये बारिश के मौसम में बदलती रहती थी, ठीक है। तो क्या लोकेशन दी है? गंगा यमुना, अपर गंगा यमुना दाब। तो हम इधर कहीं मार्क कर देते हैं क्या? कुरु को, ठीक है। ये चीज हो गई कवर। चलो इसके आगे का हम नेक्स्ट बोर्ड में बनाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गई, सॉरी, कुरु। अब यहां से कुरु तक की चीजें आपकी सारी क्लियर हो गई है, जिसमें आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, जिसमें आप एग्जाम के पहले सारे आपके दिमाग में फैक्ट हो जाए। तो 8वां कौन सा है? पांचाल है। पांचाल है तो पांचाल कहां लोकेटेड है ये बताओ? इन ईस्ट ऑफ कुरु। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर देख लेना।
क्वेश्चन पेपर उठाना अगर 16 महाजनपद के, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। इन ईस्ट ऑफ कुरु कौन सा, इन वेस्ट ऑफ पांचाल कौन सा वो है महाजनपद, ठीक है। तो याद रखना कुरु है वेस्ट में पांचाल के, ठीक है। ये होगा, कैपिटल क्या है इसकी, काम पिल्लई, क्या है, काम पिल्लई, इसकी कैपिटल क्या है, काम पिल्लई। और ये कहाँ, गंगा यमुना, गंगा यमुना द्वाब में है, ध्यान रखना, इसे भूलना मत, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगर इधर 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 कुरु इधर आ गया, बस, ठीक है। ठीक है, कुरु के ईस्ट में, तो अपन ऐसा एक मैप बना लो ईस्ट में, तो इधर कहीं क्या है, पांचाल है, ठीक है। अब आ जाओ कौशला, ठीक है। कौशला कहाँ है, नोवा, कौशला कहाँ पे है, कहाँ लोकेटेड है, वो है ईस्टर्न यूपी में। कहाँ लोकेटेड है, ईस्टर्न यूपी में, ठीक है। ईस्टर्न यूपी में मतलब ईस्टर्न की बात हो रही है, इस साइड की, तो डेप्थ में उतर जाओ, कौशला को इधर कर दो, ईस्टर्न यूपी में है इसका, ईस्टर्न यूपी में इसका क्या है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, अयोध्या है। कौशला की कैपिटल क्या है, अयोध्या है, जिसका एक और नाम है, बताओ क्या, एक और नाम क्या है, अयोध्या को एक और नाम से जाना जा रहा है, साकेत, ठीक है। ध्यान रखना, इसे भूलना मत। 10वां 16 महाजनपद कौन सा है, मल्लास है, ठीक है। कौन है, मल्लास है, नॉर्थ बॉर्डर रीजन ऑफ कोशला। कोशला के कौन से रीजन में है, नॉर्थ बॉर्डर, मतलब कोशला अगर ये है तो नॉर्थ की बॉर्डर उसकी ये आ जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्लास हो जाएगी, ठीक है। ये देखो अपन मार्क करते जा रहे हैं जिसमें हमें ध्यान रहे, जब हम रफ मैप बना सके तो आप रफ मैप याद भी कर सको। और मल्लास क्या है, एक रिपब्लिक स्टेट है, मतलब यहाँ राजा के क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, रिपब्लिक स्टेट है, ठीक है। और साथ साथ क्या हो गया, मल्लास के साथ साथ इसकी कैपिटल क्या है, पावा या खुशीनगर, पावा या पावापुरी। जहां अब ये बताओ, पावा में किसने अपनी मतलब निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति किसने की थी, जैनिज्म बुद्धिज्म में, ठीक है। पावापुरी हमने लिखवाया, तो पावा एंड खुशीनगर दोनों एक ही नाम है, ठीक है। पावा और पावापुरी, खुशीनगर, ठीक है। 11वां 16 महाजनपद कौन सा है, 11वां जल्दी से बताओ, वस्ता, ठीक है। वत्स्य, वत्स्य कहाँ है, वेस्ट ऑफ कोशला, वत्स्य कहाँ है, वेस्ट ऑफ कोशला में, बैंक ऑफ यमुना पे, ठीक है। ध्यान रखना किस रिवर के बैंक पे है, वत्स्य, यमुना के, वेस्ट ऑफ कोशला। कोशला कहाँ है, ये है कोशला, ठीक है। तो इसके वेस्ट में क्या है, ये हो गया वत्स्य, ठीक है। चीजें ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखनी पड़ती है, बिल्कुल। कैपिटल क्या है, कौशमती, कौशमती, इसकी कैपिटल क्या है, काशुमती, ठीक है। काशुमती इसकी कैपिटल है, भूलना मत। अब आ जाओ काशी पे, 12वें पे कौन सा है, काशी। कहाँ है काशी, किस रिवर के बैंक पे, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है। तो बैंक ऑफ गंगा पे, क्या है, बैंक ऑफ गंगा पे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बैंक ऑफ किस नदी के किनारे, गंगा, गंगा रिवर के किनारे। कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल है वाराणसी, वाराणसी। अब इसको भी मार्क कर देते, काशी, बैंक ऑफ गंगा, गंगा ये जा रही है, तो इधर कहीं होगी काशी, हमारी ऊपर ही कर दे रहा है, ठीक है, काशी, ठीक है। ये हो गई काशी का फॉर्मेट। अब आ जाओ 11वां, कितने हो गए हमारे, 12 हो गए, ठीक है। अब आ जाओ 13वें पे, 13 16 महाजनपद कौन सी थी, जल्दी बताओ। 13वां कौन सी छूटी है, जल्दी जल्दी बताओ। तो 13वीं है वज्जीस। अब आप खुद मार्क करते जाना, मैं बताते जा रहा हूं जिससे आप भी सीख जाओ। वज्जीस ये 8 रिपब्लिकन क्लैन का ग्रुप था। वज्जीस कभी पूछ ले तो ये 8 क्लैन का ग्रुप था, रिपब्लिक ग्रुप था। मतलब यहाँ क्या हो रहे होगे, इलेक्शंस हो रहे होगे। ये चीज लिखी नहीं गई है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी दिमाग से कि भाई रिपब्लिक मतलब वो हो रहा है। कहाँ लोकेटेड था वज्जीस, नॉर्थ बिहार में,
कहाँ लोकेटेड था? नॉर्थ बिहार में लोकेटेड है। कैपिटल क्या है इसकी? वैशाली। क्या है कैपिटल? वैशाली। 14वां 14th कौन सा महाजनपद है जो कि हमें ध्यान रखना है? तो अंगा। कौन सा है 14th? अंगा। अंगा में क्या है? एक सेकेंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टू मगध। क्या है? नॉर्थ ईस्ट टू, कहां लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ मगध। किसके नॉर्थ ईस्ट में है ये? मगध के नॉर्थ ईस्ट में क्या है? ये है अंगा। कैपिटल क्या है इसकी? चंपा। कैपिटल क्या है? चंपा। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं पानी पी लूँ जिससे चीज़ें क्लियर, पानी पी लूँ मैं, फिर आगे कैरी ऑन करता हूँ, है ना। यहाँ मिस्टेक ना हो जाए जिसमें कुछ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई गलती हो। हाँ, अब आ जाओ अंगा। अंगा के बाद 15वीं कौन सी है? छेदीस। ध्यान रखना छेदीस का भी, इसको भूलना मत। छेदीस में इंपॉर्टेंट क्या है? किस रिवर के किनारे पे? केन, बैंक ऑफ रिवर केन। बैंक ऑफ रिवर केन के किनारे पे कौन सा है? छेदीस है। ठीक है, और ये कहाँ आता है? बुंदेलखंड में आता है। मतलब एमपी वाले की बात हो रही है। बुंदेलखंड सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है। लोकेटेड कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में छेदीस। इसकी क्या है कैपिटल? शक्तिमती। इसकी कैपिटल क्या है? शक्तिमती। ये कैपिटल याद रखना, बहुत कम पूछा गया छेदीस। और आखिरी और लास्ट 16 महाजनपद कौन सा है? मगध। मगध। मगध एम्पायर कहाँ स्थित था? सीधी सिंपल बात है, साउथ बिहार में था। कहां था? साउथ बिहार में। इसकी कैपिटल आप सभी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। रायगिरी। रायगिरी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब मगध में आ जाओ। मगध में कुछ डायनेस्टी है जो हमें पढ़नी है। इसके बाद मगध, हमारा 16 महाजनपद खत्म हो गया है। मगध 16 महाजनपद खत्म है। मगध की स्टार्टिंग किसने की थी? हरंक्याज ने करी थी। किसने करी थी? हरंक्याज ने करी थी। इनके पहले राजा कौन थे? बिंबिसार थे, जो हमें याद रखना है। बिंबिसार थे। ठीक है, ये एक सेकेंड। हरंक्याज के पहले राजा कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, डिफीटेड अंगा किंग। इनने किसको हराया था? अंगा के किंग को हराया था बिंबिसार। किसको हराया था? ये फैक्ट याद रखना। डिफीटेड अंगा। अंगा एक 16 महाजनपद में से एक था, वहां को सब्जुकेट कर लिया अंगा को। अब देखो मगध बड़ा बनेगा, धीरे धीरे मगध बनेगा बड़ा। बड़ा होते होते एक एम्पायर के रूप में डेवलप हो जाएगा मगध खुद में। ठीक है, और इन्हीं को क्या मिला था? काशी के कुछ विलेज दहेज में मिले थे। काशी के विलेज क्या मिले थे? दहेज में मिले थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ। अब बिंबिसार का बेटा कौन था? आजाद शत्रु। आजाद शत्रु। आजाद शत्रु ने क्या किया था? फोर्टिफाइड किया था राजगढ़ का किला। फोर्टिफाइड मतलब सुरक्षा घेरा बना था। फोर्टिफाइड राजगढ़ के किले को फोर्टिफिकेशन किया था इसने। ठीक है, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी, आप सभी को पता है। उड़यन फाउंडेड पाटलिपुत्र। अब उड़यन की बात आ जाओ। ये किस डायनेस्टी से थे? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। उदयन ने क्या फाउंडेड किया है? पटना। आज का पटना, जिसे हम पाटलिपुत्र उस समय कहा करते थे, पाटलिपुत्रा। ठीक है, उदयन ने फाउंड किया है। अब किस पे आ जाओ? शिशुनाग। शिशुनाग की डायनेस्टी से कौन था? काल अशोक था। शिशुनाग की डायनेस्टी काल अशोक। काल अशोक ने कौन सी काउंसिल कराई थी? जल्दी बताओ। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी काल अशोक ने। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम एंड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, नंदास में कौन था? पहला
तो महापद्मनंदास थे जो कि इसके डेवलपर थे, महापद्मनंदास, महापद्मनंदास। लास्ट रूलर कौन था? धनानंद थे। धनानंद के टाइम पे किसने इन्वेट किया था भारत में? अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर ने। मैकाडोनियन इन्वेजन हुआ था। क्या हुआ था? मैकाडोनियन इन्वेजन हुआ था। ध्यान रखना, मैकाडोनियन मतलब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था किसके टाइम पे? धनानंद के टाइम पे, इसको मत भूलना। दूसरा, धनानंद कौटिल्य ने क्या किया? कौटिल्य ने, चाणक्य ने किसको ओवरथ्रो करा था गद्दी से? धनानंद को, धनानंद को। और किससे सेटअप कर, किसको किंग सेटअप करा था? किंग किसको बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। यहाँ से मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होगी और भारत में एक नए समय की चालू होगी जिसे हम बोलेंगे एम्पायर एज। इसको हम अपने आने वाले 3rd लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट एम्पायर एज की थ्योरी और पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धनानंद लास्ट रूलर था जिसके टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के लेक्चर के लिए पार्ट 3 का वेट करें जिसमें हम कंप्लीट एम्पायर का रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए, जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।